हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा तो लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जाकर पहले वो देख ले। अगर देख लिया है तो चलो शुरू करते हैं। हम देखते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तख्ता पलट गया है और जनरल जिया-उल हक ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करके खुद उनकी सीट पर बैठ गए हैं। मतलब अब पाकिस्तान पर आर्मी राज करेगी। और अब हम तारिक के घर पर उसके फ्यूनरल को देखते हैं, लेकिन हम देखते हैं तारिक जिंदा है और नसरीन के बाबा मारे गए हैं। और अब हम फ्लैशबैक देखते हैं, असलम तारिक को नहीं बल्कि उसके ससुर को मारा था और तारिक के घर पर उसे बताने के लिए उसके सेठ आते हैं। और अब हम देखते हैं तारिक उन्हें दफना देता है और यहाँ से वो असलम के पास जाता है और वो असलम को मारने लगता है क्योंकि उसने एक बेगुनाह की जान ली है। और इतने में यहाँ पर मौलवी साहब आते हैं। इन्हें देखकर तारिक हैरान होता है, लेकिन यहाँ पर मौलवी साहब आकर उसे असलम को मारने से रुकते हैं। तारिक को बोलते हैं ये पहली बार है जब असलम ने शर्मा की बात नहीं मानी। और हमें यहाँ पर पता चलता है मौलवी साहब भी हिंदुस्तान के एक जासूस सिपाही है और वो यहाँ पर 9 साल से रह रहे हैं और इनका असली नाम रमन सिंह होता है। और यहाँ पर ये डिसाइड करते हैं ये तीनों मिलकर पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोकेंगे। और अब हम इंडिया में देखते हैं, इन्हें पता चलता है पाकिस्तान के एक शहर कुवैत में मिलिट्री की बहुत हलचल हो रही है। तो इसराइल मुल्क को लगता है पाकिस्तान वहाँ पर ही न्यूक्लियर बम बना रही है, तो वो लोग वहाँ पर हमला करने वाले हैं। और आगे हम देखते हैं तारिक और नसरीन उसके मामा के यहाँ जाते हैं, मतलब तारिक के सेठ के पास। और यहाँ पर वो तारिक को बताते हैं हमारे हाथों से 400 यूनिफॉर्म का ऑर्डर निकल गया है। 400 यूनिफॉर्म सुनकर तारिक हैरान होता है और उसे लगता है हो ना हो ये यूनिफॉर्म न्यूक्लियर बम बनाने की जगह पर यूज होने वाला है। तो वो उनसे पूछता है ये ऑर्डर हमें नहीं मिला तो फिर किसको मिला है। तो वो उसे बताते हैं ये ऑर्डर हमीद को मिला है। ये सुनकर तारिक अब हमीद के पास जाता है और उससे जानने की कोशिश करता है ये यूनिफॉर्म किस जगह पर जा रहे हैं। तो हमीद उसे बताता है मुझे पता नहीं यूनिफॉर्म कहाँ पर जा रहे हैं, इसे खुद मिलिट्री वाले ही आकर ले जाने वाले हैं। और अब हम आगे देखते हैं जिया-उल हक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाता है और इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दोनों देशों के बीच अमन कायम रखने की बात करता है। और आगे हम देखते हैं जिस गाड़ी में वो 400 यूनिफॉर्म जा रहे होते हैं उस गाड़ी को ये लोग पाकिस्तान की नकली पुलिस बनकर रोकते हैं और उनसे ये पूछते हैं ये कहाँ पर ले जा रहे हो। पहले तो वो बताने से उन्हें मना करते हैं, लेकिन ये लोग जब उन्हें डराते हैं तो वो लोग उन्हें बताते हैं ये हम कोहटा को ले जा रहे हैं। और यहाँ पर उन्हें पता चल जाता है न्यूक्लियर बम कोहटा में बन रहा है। और अब हम आगे देखते हैं, नसरीन तारिक से पूछती है क्या आपने हमारे बच्चे का कोई नाम सोचा है। तो वो उसे बोलता है हाँ सोचा है, लेकिन कोई और दिन बताऊंगा। अब हम आगे देखते हैं, ये लोग न्यूक्लियर फैसिलिटी कोहेटा में है या नहीं है कंफर्म करने के लिए कोहेटा को आते हैं। और ये लोगों को यहाँ पर कंफर्म हो जाता है न्यूक्लियर फैसिलिटी कोहेटा में ही है। लेकिन यहाँ पर इन्हें जासूसी करते हुए एक ऑफिसर देख लेता है और उनकी छानबीन करने लगता है, लेकिन ये लोग इससे बचकर यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से राम सिंह के घर जाते हैं और वहाँ से शर्मा को कांटेक्ट करते हैं और उसे बताते हैं, लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानता, तो उन्हें ही बातें सुनाने लगता है। ये देखकर तारिक हमें तो लोग भूल जाएंगे, लेकिन ये बात सच निकली तो आपको हमेशा याद रखा जाएगा। और उसे बोलता है अगर इसराइल ने गलत जगह पर हमला किया तो हमारा पूरा मिशन एक्सपोज हो जाएगा और पाकिस्तान को न्यूक्लियर बम टेस्ट करने से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। और पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल कंट्री के पास न्यूक्लियर बम आ जाता है तो पूरे हिंदुस्तान में तबाही होगी। ये सब बातें सुनकर शर्मा की अकल ठिकाने आती है और वो उसे बोलता है जब तक फिजिकल एविडेंस हमारे पास नहीं होते हम कुछ नहीं कर सकते। और वो उन्हें बताता है अगले 48 घंटों के अंदर इसराइल पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करने वाला है। अगर तुम मुझे 48 घंटों के अंदर फिजिकल एविडेंस देते हो तो वो रुक जाएगा और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो जाएगा। ये सुनकर तारिक डिसाइड करता है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर जाकर फिजिकल एविडेंस लाएगा, लेकिन यहाँ पर ये लोग इससे मना करते हैं क्योंकि ये एक सुसाइड मिशन होता है। ये सुनकर तारिक उन्हें एक इमोशनल स्पीच सुनाता है। वो उसकी स्पीच सुनकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं और वो वहाँ जाने के लिए ये पूरी तैयारी करते हैं। और तारिक नसरीन के लिए एक लेटर लिखता है और उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ता है। और अगले दिन हम देखते हैं जब तारिक जाने लगता है तो नसरीन उसे बताती है पेट में बच्चा जरा भी हलचल नहीं कर रहा। ये सुनकर वो उसे हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसे चेक कर बताती है सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ पर तारिक डॉक्टर को एक्सरे मशीन के बारे में बात करते हुए सुनता है। ये सुनकर उसे आइडिया आता है जो लोग न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम कर रहे हैं तो उनकी बॉडी पर न्यूक्लियर बम के रेडिएशन आए होंगे। अब यहाँ से वो भागकर असलम और रमन सिंह के पास जाता है। उन्हें कहता है हमें फैसिलिटी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरी कोहटा में सिर्फ एक ही नाई की दुकान है। और उन्हें पूरी बात समझाता है और यहाँ पर वो एक प्लान बनाते हैं। अब यहाँ से ये लोग कोहटा जाते हैं और नाई की दुकान के बाहर असलम और रमन सिंह लड़ाई करने की एक्टिंग करते हैं तो सबका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। तो तारिक नाई के दुकान के अंदर जाता है और उन ऑफिसरों के बालों को पॉकेट के अंदर डालता है और ये लोग अब यहाँ से निकल जाते हैं।
लेकिन उन्हें अब इस बालों को इंडिया पहुंचाना होता है। तो ये लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं और यहाँ पर तारिक एक पैसेंजर को बेहोश कर उसकी आईडी और उसका वीजा ले लेता है और सर पर पगड़ी पहनकर कुछ पंजाबियों के साथ ट्रेन में चढ़ जाता है और एक लेडी के बैग में उन बालों की पैकेट रख देता है। और अब हम रेलवे स्टेशन पर देखते हैं, वहाँ पर पुलिस वालों को वो पैसेंजर बेहोशी की हालत में मिल जाता है। तो रेलवे स्टेशन के ऑफिसर ट्रेन में के ऑफिसर्स को अलर्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं उस ट्रेन में एक पैसेंजर गैर कानूनी तरीके से सफर कर रहा है। वो ऑफिसर अब तारिक को पकड़ने आते हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन फाइट होती है और तारिक बहुत सारे ऑफिसर्स को मारकर एक नदी में कूद जाता है, लेकिन यहाँ पर तारिक के हाथ में गोली लग जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। यहाँ पर रमन सिंह और असलम आकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं और उसकी पट्टी करके इंडिया को फोन लगाते हैं और वो शर्मा को सारी बातें बता देते हैं और उसे बोलते हैं वो बालों को लेकर फोरेंसिक्स टेस्ट करके फिजिकल एविडेंस ले ले। ये सुनकर फौरन शर्मा रेलवे स्टेशन किसी को भेजकर वो बाल मंगवा लेता है और उसका फोरेंसिक टेस्ट कराता है। और हम देखते हैं इजराइल वाले पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने के लिए निकल जाते हैं और यहाँ पर फोरेंसिक डॉक्टर शर्मा को बताता है इन बालों में न्यूक्लियर बम की रेडिएशन बहुत हाई है। ये सुनकर शर्मा फौरन इससे हाई ऑफिसर के पास जाता है और उन्हें बताता है फैसिलिटी कोहेटा में है और हमारे पास इसके फिजिकल एविडेंस है और वो इजराइल को स्ट्राइक करने से रोकने को कहता है। ये सुनकर वो ऑफिसर फौरन इजराइल के हाई ऑफिसर को कांटेक्ट करता है और उसको सारी बातें बता देता है और वो कंट्रोल रूम पर कॉल करके मिशन को अबॉर्ट करने को कहता है। यहाँ पर लास्ट मोमेंट पर मिशन अबॉर्ट हो जाता है। और अब हम इंडिया में देखते हैं, वो ऑफिसर प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं न्यूक्लियर फैसिलिटी के बारे में और वो बोलते हैं ये लोग इससे हमारे बॉर्डर के बहुत करीब बना रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर को इस पर एक्शन लेने को कहते हैं, मतलब अटैक करने का ऑर्डर देने को कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पहले उन्हें डांटते हैं क्योंकि ये लोग ये मिशन उनकी असहमति से कर रहे थे और वो इन्हें मैं इस बारे में सोचूंगा बोलकर यहाँ से जाने लगते हैं। ये सुनकर वो ऑफिसर उन्हें बोलते हैं सर हमारे पास फिजिकल एविडेंस है, आप क्यों अटैक नहीं कर रहे उनके ऊपर। तो उन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं मैं बिना सोचे समझे देश को जंग में नहीं डाल सकता बोलकर यहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं। और यहाँ पर शर्मा उन्हें कॉल करके बताता है। ये सुनकर ये तीनों बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर शर्मा अपने बर्ताव के लिए तारिक से माफी मांगता है और उसे बोलता है चाहे दुनिया तुम्हें भूल जाए लेकिन मेरे बच्चे तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। यह सुनकर तारिक बहुत इमोशनल हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर जनरल जियाउल हक को कॉल करते हैं और उसे फौरन न्यूक्लियर बम बनाना बंद करने को कहते हैं, अगर वो नहीं करता तो पाकिस्तान पर हमला करने की धमकी देते हैं। ये सुनकर ना चाहते हुए भी जनरल जियाउल हक को वो फैसिलिटी बंद करनी पड़ती है। इससे इसे बहुत गुस्सा आता है और यहाँ पर इसे पता चल जाता है पाकिस्तान में इंडिया के जासूस है, तो वो फौरन उनका पता लगाने को कहता है। तो अब ये लोग पिछले 2 हफ्ते में दिल्ली को जितने भी कॉल किए गए हैं उनके कॉल रिकॉर्ड ढूंढने लगते हैं और इन्हें ऐसे 21 आदमी के कॉल रिकॉर्ड मिलते हैं जिन्होंने रात के 10 बजे से और 5 बजे के बीच में दिल्ली को कॉल किया था। इन्हें जैसा ही ये पता चलता है ऑफिसर उन सबको मारने का ऑर्डर देते हैं। इन 21 आदमियों में भी पाकिस्तान के कुछ लोग शामिल होते हैं, लेकिन ये लोग सबको चुन चुन कर मार देते हैं। अब हम तारिक को देखते हैं, वो नसरीन के पास आता है और उसे बताता है हम दुबई जा रहे हैं। ये सुनकर नसरीन बहुत खुश होती है और तारिक यहाँ पर अब सब सबूत को जला डालता है और ये लोग अब नसरीन के मामू जान के पास जाते हैं उन्हें बाय बोलने के लिए और यहाँ से तारिक असलम के पास आने लगता है उससे मिलने के लिए। और हम देखते हैं पाकिस्तान की पुलिस असलम के पास आती है और उस पर फायर करने लगती है। ये देखकर असलम भी उन पर फायर करता है और बहुत सारे ऑफिसर्स को मार देता है और आखिर में वो भी शहीद हो जाता है। और यहाँ से उन पुलिस वालों के जाने के बाद यहाँ पर रमन सिंह आते हैं और वो देखते हैं असलम शहीद हो गया है। ये देखकर वो हैरान होते हैं और यहाँ से वो तारिक के पास जाने लगते हैं उसे असलम के बारे में बताने के लिए, लेकिन तारिक उन्हें रास्ते में ही मिल जाता है। तो वो उसे असलम के बारे में बताते हैं और यहाँ से चले जाने को कहते हैं। ये सुनकर तारिक नसरीन के पास जाता है और उसे लेकर एयरपोर्ट जाने लगता है। उनके जाने के बाद नसरीन के मामू के यहाँ पुलिस आती है और उनसे उन्हें पता चल जाता है तारिक और नसरीन एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो अब ये पुलिस वाले भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। अब हम रमन सिंह को दिखते हैं, उसके पीछे भी पुलिस लग जाती है। ये देखकर वो एक जगह रुक जाता है और जब पुलिस उसके पास आती है तो अपनी गाड़ी को आग लगाकर ब्लास्ट कर देता है और उन पुलिस वालों को लेकर शहीद हो जाता है। अब हम एयरपोर्ट में देखते हैं, तारिक सब चेकिंग करके अंदर चला जाता है। यहाँ पर वो देखता है यहाँ पर बहुत सारी पुलिस है और उसे ढूंढ रही है। अब ये देखकर तारिक बहुत स्पीड से चलने लगता है जिसकी वजह से नसरीन की सांस फूलने लगती है। ये देखकर तारिक उसे एक जगह बिठा देता है और यहाँ पर नसरीन महसूस करती है वो बहुत घबराया है और ये देखकर वो घबरा जाती है और तारिक से वो पूछती है क्या बात है तारिक, तुम इतने परेशान क्यों हो। और यहाँ पर अब तारिक समझ जाता है वो बच नहीं पाएगा। इस वजह से वो उसे बताता है हमारे बच्चे का नाम मैंने अमन सोचा है और बैग में मैंने कुछ पैसे रखे हैं, सामान लेना, यहाँ से औरतों की लाइन अलग है तो तुम्हें स्टाफ का बंदा अंदर ले जाएगा।
ये सुनकर वो उसे पूछती है फिर आप, तो वो उसे बोलता है मैं तुम्हें उस पार मिलूंगा। यहाँ पर उस पार का मतलब उसका मौत की बाद की जिंदगी का होता है। लेकिन यहाँ पर नसरीन समझ नहीं पाती और उसे ठीक है बोलती है। और यहाँ पर तारिक बहुत इमोशनल होता है और यहाँ से नसरीन को एयरपोर्ट का एक स्टाफ आकर अंदर ले जाने लगता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की नज़र उस पर पड़ जाती है तो वो पुलिस उसके पास जाने लगती है। ये देखकर तारिक उन्हें अपने तरफ बुलाने के लिए जोर से भारत माता की जय चिल्लाता है तो पुलिस उसके पीछे आती है। और यहाँ पर तारिक उनसे तब तक भागता रहता है और उनसे लड़ता रहता है जब तक यहाँ से नसरीन सही सलामत नहीं निकल जाती। उसके जाने के बाद तारिक एक जगह बैठ जाता है, उसे एक गोली भी लगी होती है और उसे पुलिस आकर और गोलियां मारकर उसे मार देती है जिससे वो शहीद हो जाता है। अब हम नसरीन को देखते हैं, वो सही सलामत दुबई के एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और यहाँ पर उसे लेने के लिए मिस्टर काऊ आते हैं और वो नसरीन को तारिक का खत पढ़कर सुनाते हैं जिसमें तारिक उसे बताता है अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिल गई है इसका मतलब मैं जिंदा नहीं हूँ। और वो उसे अपनी पूरी सच्चाई बताता है और उससे वो बताता है वो उससे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर नसरीन रोने लगती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और हमें आखिरी में बताया जाता है इस मिशन की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गया, लेकिन अभी भी जनरल जियाउल हक इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता। लेकिन 2004 में AQ खान इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और 1998 में इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर श्री अटल वाजपेयी की लीडरशिप में अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। मूवी के आखिरी में हमें बहुत अच्छी बात बताई जाती है, हमारा तिरंगा हवाओं से नहीं शहीदों की आखिरी सांस से हिलता है। और ये मूवी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आई होप दोस्तों आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।